मुमकिन है ऐसा ही हो। तुम्हें यकीन नहीं है? जब मुझे काम की नौयत ही का इल्म नहीं हो सकता तो मैं कयास करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? तुम्हें इस चक्कर में किसने डाला था? अपने मुल्क की जिस फर्म के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसके सरबराह ने मुझे हिदायत दी थी कि गैर ममालिक में मुझे अपने मामूल के फ़राइज़ की अदायगी के अलावा उन अहकामात की बजा आवारी भी करनी पड़ेगी जो एक महमल लफ्ज़ के नाम पर दिए जाएंगे। महमल लफ्ज़ के नाम पर इमरान ने मतहराना अंदाज में पलकें झपकाई। एक मखसूस महमूल लफ्ज़ है, उसी के ज़रिए हम एक दूसरे के मुतालिक आगाह होते हैं कि हमारा ताल्लुक़ एक ही तंजीम से है। क्या तुम मुझे वो लफ्ज़ नहीं बता सकते प्यारे दोस्त? मैं तुम्हें अपने सातों साथियों के नाम और पते बता सकता हूँ, लेकिन वो लफ्ज़ मरते दम तक नहीं बताऊँगा क्योंकि उसे गैरों से पोशीदा रखने के लिए एक बहुत बड़ी कसम खानी पड़ती है। खैर, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन इतना तो बता ही दो कि मेरी निगरानी के लिए अहकामात कहाँ से मिले थे। उन 7 आदमियों में से एक ने मुझसे कहा था, हो सकता है उसने दूसरे से भी कहा हो। बहरहाल पिछली रात मेरे साथ वो भी था। मैं तुम्हारी कसम का एहतराम करते हुए तुम्हें उस महमूल लफ्ज़ के इज़हार पर मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन तुम कम अज़ कम उन सातों के नाम और पते तो लिखवा ही दो। ये मैं कर सकूँगा। फिर वो नाम और पते बोलता रहा और इमरान की पेंसिल तेज़ी से कागज़ पर चलती रही। खुसूसियत से उसने उस नाम के नीचे गहरी लकीर खींच दी जिसके बारे में मुखातिब ने बताया था कि उसे उसकी निगरानी पर मामूर करने वाला वही था। और क्या तुम अपना नाम और पता नहीं बताओगे? इमरान ने मुस्कुराकर पूछा। नोएल डेविड, कमरा नंबर 27, पैलेस होटल। शुक्रिया। लेकिन इसके बाद तुम क्या करोगे? जाहिर है कि तुम जैसे कीमती आदमी को गटर में तो बहाने से रहा। वैसे इस वक्त की और इससे पहले की हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई है। टेप की एक कॉपी तुम्हें भी दूंगा। क्या मतलब? मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर हूँ। वो नत्थे फुलाकर गुर्राया। तुम उसका क्या बिगाड़ सकोगे जो जिंदा ही ना रहना चाहता हो? मैं तुम्हें जिंदा रहने पर मजबूर कर सकता हूँ। अच्छी बात है, वो उठता हुआ बोला। मैं मरना चाहता हूँ तो फिर चूहों की तरह क्यों मरूं? फिर वो मुक्का तान कर इमरान की तरफ बढ़ा ही था कि इमरान की जुबान से लोबो निकला। मुकाबिल इस तरह लड़खड़ा कर पीछे हटा जैसे ये लफ्ज़ घूसे की तरह खुद उसके जबड़े पर पड़ा हो। फिर बेसाख्तगी में उसके मुंह से भी लीला फिसल गया। तुमने उस मोहम्मद लफ्ज़ को मुकम्मल कर दिया। शुक्रिया, इमरान ने बेहद नर्म लहजे में कहा। मुकाबिल दीवार से लगा खड़ा हाँप रहा था और उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थी। सहरंगा शोला, दूसरा हिस्सा। इमरान का शिकार एक बार फिर बेहोश हो चुका था। वो उसको उसी हालत में छोड़कर साउंड प्रूफ कमरे से बाहर आ गया। ब्लैक जीरो को ऑपरेशन रूम में तलब करके उसे नामों और पतों वाली लिस्ट देते हुए कहा, हमारे इस मेहमान का नाम नोएल डेविड है। लिस्ट में जिस नाम के नीचे निशान है उस पर खास तौर पर नजर रखनी है और इसे भी जहन में रखो, ये केस फयाज के महकमे का नहीं, इसका ताल्लुक 100% हमसे है। मैं नहीं समझा जनाब। ब्लैक जीरो ने जल्दी जल्दी पलके झपकाते हुए कहा, क्या नहीं समझे? हमसे किस तरह ताल्लुक है? ये किसी दूसरे मुल्क की सीक्रेट सर्विस की सरगर्मियां हैं। ब्लैक जीरो को सोचता हुआ सर हिलाकर बोला, मेरा भी यही ख्याल था। इमरान मजीद कुछ कहे बगैर फिर साउंड प्रूफ कमरे में वापस आ गया। डेविड अब भी सोफे पर पड़ा था, आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इमरान ने उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे दिए। 3-4 मिनट बाद वो होश में आ गया। मैं बड़ी नुकहात महसूस कर रहा हूँ, थोड़ी सी बरांटी। ओ वो नहीफ आवाज में कराहने लगा। अभी मिल जाएगी। इमरान उसका शाना थपक कर बोला, मैं तुमसे खायब नहीं हूँ, समझे? मैंने तुम्हारे सामने अपनी हिमाकत का एतराफ़ किया है और इसके बाद तुमने मुझे जताया कि तुम भी इसी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हो। ये गलतफहमी तुम्हें क्यों कर हुई कि मैं भी इस तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ? क्या हमने कुछ देर पहले शिनाख्ती कोड का तबादला नहीं किया था? इमरान ने एक बुलंद आहंग कहकहा लगाया और देर तक हंसता रहा। क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? डेविड झुंझलाकर बोला। तुम्हारे इस मजाक खेज गलतफहमी पर हंस रहा हूँ। अरे मेरे दोस्त, तुम्हारे कोडवर्ड्स के मुतालिक मेरी मालूमात वसी है। हो सकता है तुम खुद इससे वाकिफ ना हो कि किस मकसद के लिए काम कर रहे हो, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो तुम यानी कि तुम इन महमल अल्फाज को इसी हैसियत से जानते थे? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि यहाँ के ब्लैकमेलर्स पुलिस से ज़्यादा चालाक हैं। पुलिस तो मेरी जेब में पड़ी रहती है। तो हम यूं ही तुम्हारे पीछे लगे रहे थे? यकीनन। डेविड फौरी तौर पर कुछ न बोला।
इमरान उसे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे तोलने की कोशिश कर रहा हो। शायद तुमने ये भी कहा था कि तुम पुलिस के खिलाफ भी काम करते हो, डेविड ने कुछ देर बाद भर्राई हुई आवाज में कहा। बाज औकात जब पुलिस से किसी फायदे की उम्मीद ना हो, हमारे लिए वो तार और लिफाफा बहुत अहम है। हो सकता है तो फिर तुम उसकी तलाश में हमारी मदद कर सकोगे। ये भी मुमकिन है तो फिर शायद मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ा बिजनेस मुहैया कर सकूं। इमरान कुछ न बोला, लेकिन डेविड दफातन अजीब से लहजे में बोला, मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ? मुझे ज़रूरत ही क्या है इस मामले में पढ़ने की? मैं तो मरना चाहता हूँ। शादी हो चुकी है तुम्हारी? इमरान ने पूछा। नहीं, उसने मुतहराना अंदाज में जवाब दिया। तब तो फिर तुम्हें जिंदा रहना चाहिए, इमरान ने सर हिलाकर कहा। एक औरत के मर जाने से इतने नर्वस हो गए हो? मुझे देखो, हर साल 3-4 औरतें मार देता हूँ। कैसे? उनसे शादी की दरख्वास्त करता हूँ और वो खुदकुशी कर लेती हैं। खुदकुशी क्यों कर लेती हैं? मेरे साथ जिंदा रहने से मौत उन्हें आसान नजर आती है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। खैर इसे छोड़ो, दारुल हुकूमत के उस आदमी का कुछ अता पता बताओ जिसके लिए वो लिफाफा ले जाने वाली थी। मुझे क्या मालूम उसका पता? क्यों? क्या तुमने ही उसके लिए हिदायतनामा मुरतब नहीं किया था? कतई किया था, लेकिन उसे ढूंढ निकालने का तरीकाकार ऐसा नहीं था जिससे उसके असल पते पर रोशनी पड़ सकती। उसे तो एक तकरीब में शिरकत करनी थी, वहीं वो शिनाख्ती कोड्स के जरिए उसे ढूंढ निकालती और लिफाफा उसके हवाले करके यहाँ वापस आ जाती। तकरीब कब और कहाँ मुनक्किद होगी? वक्त गुजर चुका, तकरीब हो चुकी होगी कई दिन पहले। अच्छा, अपनी क्रिप्टोग्राफी के मुतालिक कुछ बताओ। तुम अभी कह रहे थे कि हमारे कोडवर्ड्स के मुतालिक तुम्हारी मालूमात बहुत वसी हैं, डेविड ने तंजिया लहजे में कहा। वो तो महज ब्लफ था, अलबत्ता लोबो लीला का इल्म किसी तरह हो गया था। तुम हमारी क्रिप्टोग्राफी के बारे में कुछ मालूम करके क्या करोगे? अगर हमारे लिए कोई काम सर अंजाम देना चाहो तो माकुल मुआवजे पर तुम्हारी खिदमत हासिल कर ली जाएंगी। चलो यही सही, इमरान सर हिलाकर बोला। आजकल माली मुश्किलात में मुब्तला हूँ। डेविड कुछ न बोला, उसकी आंखों से गहरा तफक्कुर झांक रहा था। एक बार फिर इमरान को उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात दिखाई दिए जैसे कुछ देर पहले नजर आए थे जब उसने मर जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। राफिया सुमोनाफ जोसेफ से कह रही थी, तुम्हारा बॉस अजीब है, न जाने उसमें कौन सी खास बात महसूस करती हूँ जो हर आदमी में नहीं होती। मैं भी महसूस करता हूँ मादाम, जोसेफ ने पुरएतमाद लहजे में कहा। जरिए माश क्या है? जरिया माश, जोसेफ उसकी तरफ देखे बगैर सर हिलाकर बड़बड़ाया। मैंने मालूम करने की कोशिश ही नहीं की। क्या मतलब? तो गोया तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारा बॉस करता क्या है? नहीं मादाम, मैं तो सिर्फ उस पर नजर रखता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम सभी अजीब हो, राफिया मुस्कुराई। मैं देख रही हूँ कि तुमने मुझसे उस इमारत का पता मालूम करने की कोशिश नहीं की जहाँ तुम्हारे बॉस के बारे में पूछगुछ की गई थी। बॉस इसे अगर पसंद करते तो इसके लिए मुझे फ़ोन पर हिदायत मिल जाती। ये मामला ऐसा तो नहीं था कि तुम्हें हिदायत की ज़रूरत होती। बिल्कुल ज़रूरत है मादाम, मेरे बॉस को समझना बहुत मुश्किल है। एक बार मैंने एक झगड़े में अपनी मर्जी से उनका हाथ बटाना चाहा था, बस उलट पड़े और मुझे ही ठोंक पीट कर रख दिया। क्या तुम नहीं जानते कि वो लोग क्यों उसके दुश्मन हो गए हैं? मैं कुछ भी नहीं जानता मादाम, जोसेफ ने ऐसे लहजे में कहा जैसे अब इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू से बचना चाहता हो। कुछ देर खामोशी रही थी, फिर राफिया वापसी के लिए उठी थी। इस मुल्क में ये पहले गैर मुतालिक लोग थे जिनसे उसकी जान पहचान हुई थी और इनसे रस्मों और राह बढ़ाने का मशवरा रूह की तरफ से मिला था। वो इस रूह के बारे में भी अक्सर सोचती और घंटों उसका जहन शरीयत के धंधलकों में डूबा रहता। कभी कभी तो उसको अपनी इस माहियत से खौफ भी महसूस होने लगा। पता नहीं कब और कहाँ इस रूह का ख्याल आए और उसका जहन इसी में गलताओं पीछा होकर उसे जिस्मानी तौर पर किसी बड़ी गलती का मुर्तकब बना दे। इमरान के फ्लैट से निकलकर वो सड़क के किनारे रुकी। 10-15 मिनट गुजर गए लेकिन कोई खाली टैक्सी न दिखाई दी। उसने सोचा कुछ दूर पैदल ही सही, अगले चौराहे पर टैक्सी जरूर मिलेगी। इस वक्त वो स्कर्ट और ब्लाउज में थी। रूह के मखसूस कमरे वाला लिबास वहीं छोड़ आई थी। पहली बार जब वो इमरान के फ्लैट में दाखिल हुई थी तो उसके जिस्म पर वही लिबास था और वो उसके मुतालिक सख्त उलझन में मुब्तला रही थी। मजबूरी थी। प्रोफेसर ने उससे कहा था कि वो इसी लिबास में इमरान से मिले, लेकिन आज उसने खुद ही प्रोफेसर से कहा था कि वो इस हैयत गज़ाई में बाहर नहीं निकल सकती। उसे मामूली लिबास इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। प्रोफेसर ने उसके बरखिलाफ इसरार नहीं किया था।
वो चौराहे पर पहुंचकर रुक गई। सोच रही थी पता नहीं कितनी देर बाद टैक्सी मिले। प्रोफेसर के पास उसने अभी तक कोई गाड़ी नहीं देखी थी और उससे उसके मुतालिक कुछ पूछा भी नहीं था। अच्छी तरह जानती थी कि प्रोफेसर किसी एक जगह जमकर नहीं रह सकता। कुछ दिन इस मुल्क के चंद बड़े शहरों में क़याम करके बिजनेस करेगा, फिर पता नहीं कहाँ जाना पड़े। लिहाजा मुस्तकिल तौर पर गाड़ी रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस वक्त वो क्या करे? दूर दूर तक किसी टैक्सी का पता नहीं था। अगर कोई नज़र भी आती तो खाली ना होती। दफतन एक शिकस्ता हाल बच्चा उसके करीब पहुंचकर रुक गया। उसके हाथ में बादामी रंग का एक लिफाफा था जिसे वो राफिया के हाथ में थमाकर आगे दौड़ता चला गया। राफिया इस हरकत पर हक्का बक्का रह गई थी। कभी लिफाफे की तरफ देखती और कभी दूर होते हुए लड़के की तरफ। ना वो उसके पीछे जा सकी और ना आवाज़ दे सकी। फिर उसे लिफाफे ही की तरफ पूरी तरह मुतवज्जह होना पड़ा। उस पर अंग्रेजी में ब्राय सेक्रेटरी प्रोफेसर ओटो विलानी टाइप किया हुआ था। लिफाफा सील किया हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लिफाफे को यहीं खोल डाले या इसी हालत में साथ ले जाए। यहाँ इसे कौन जानता था, सियाफाम जोसेफ या उसके मालिक के अलावा? और कौन शिनासा था जो इस तरह दफतन चौंक पड़ी? वो लोग भी तो उसे जानते हैं जिन्होंने जोसेफ के मालिक के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उससे पूछगछ की थी। लेकिन क्यों? अब वो क्या चाहते हैं? इस उलझन ने ऐसी सूरत इख्तियार कर ली कि उसे गर्दोपेश का एहसास ही न रहा। ये भी भूल गई कि यहाँ क्यों रुकी थी। कुछ देर बाद जब करीब से गुजरने वाले एक ट्रक के तवील हॉर्न की आवाज़ उसे होश में ले आई तो उसने इस तरह सटपटाकर चारों तरफ देखा जैसे कुछ देर कबल यहीं खड़े खड़े सोती रही हो। ठीक उसी वक्त एक खाली टैक्सी भी नजर आई। राफिया ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। पिछली सीट पर बैठते हुए उसने ड्राइवर से मॉडल कॉलोनी चलने को कहा था और फिर इस लिफाफे को उलट पलट कर देखने लगी थी।